भाई युवा नेता कौन होता है? जो व्यक्ति राजनीति में आ गया, जिसकी उम्र कम है, वही युवा नेता है? या नरेंद्र मोदी जी को भी हम युवा बोलते हैं या बोल सकते हैं? ये अपने आप में सवाल है। तो आज गौरव कौशिक जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं और रुड़की जो जिला है भारतीय जनता पार्टी के पर्सपेक्टिव में उसकी कमान संभाल रहे हैं। तो आपका स्वागत करता हूं मैं। धन्यवाद बहुत बहुत अखिलेश जी। आपसे जो मैंने सबसे पहले दर्शकों से सवाल पूछा कि युवा है कौन, या युवा नेता हम कहें किसे? युवा वो है जिसके अंदर जोश है। युवा वो है जो किसी भी चीज़ को पलटने का जज्बा रखता हो, चलती हुई हवा की दिशा बदलने का जज्बा अपने मन के अंदर रखता हो, एक आग उसके अंदर दिल के अंदर होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि एक स्वाभाविक भी देखे, प्रकृति का भी नियम है कि युवा के अंदर ज़्यादा ऊर्जा होती है और वो उम्र के साथ धीरे धीरे कम भी होती है। तो ये प्रकृति ने जब हमें इस तरीके का बनाया है तो हर युवा के अंदर एक ऊर्जा होनी चाहिए, और अगर वो सकारात्मक है तो फिर और ही आनंद आ जाएगा। अगर सकारात्मक ऊर्जा किसी भी युवा के अंदर है तो वही असली युवा है। अच्छा, तो युवा का संबंध उम्र से नहीं है? युवा का मेरे मानने से है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है, कई बार ऐसा हम देखते हैं कि 50-60 साल की उम्र में भी ऊर्जा उसके अंदर इतनी है कि वो एक युवा को भी पीछे आड़ देता है, तो वो भी युवा है। मतलब मैं अब डायरेक्ट आता हूँ, मगर क्या नरेंद्र मोदी जी भारतीय प्रधानमंत्री हमारे, उनको भी आप युवा मानते हैं? नहीं, देखो अभी मैं ऐसा बोलता हूँ कि अगर उनका ऊर्जा हम देखेंगे तो वो हर युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और मैं इसमें पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मानता हूँ कि पूरे देश भर, पूरे विश्व के अंदर पता नहीं कितने युवा के वो लोकप्रिय नेता हैं, और वो सिर्फ एक ही कारण है, उनकी कार्यशैली, उनकी कार्य क्षमता है। क्योंकि कई बार हम लोगों को लगता है कैसे सिर्फ 4 घंटे सो के इंसान निरंतर काम कर सकता है, कई बार हम ही को ऐसा लगता है। तो मैं मानता हूँ कि हम तो उनकी पार्टी के हैं, हर युवा उनसे प्रेरणा लेता है, तो निश्चित ही तरीके से वो एक युवा के प्रेरणा स्रोत भी, और वो युवा ही है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारे पास युवा चेहरा है, हमारे पास युवा प्रधानमंत्री बनने वाला चेहरा है। राहुल गांधी का जिक्र कर रहा हूं मैं। आप बोलते बोलते खुद मुस्कुरा रहे हो, तो आप समझ सकते हो राहुल गांधी नहीं, आप मुस्कुरा रहे थे, मैं बता रहा हूँ। तो वो उनको बोल रहे हैं युवा चेहरा। आप जो है, जब मैंने इंटरव्यू शुरू करा तो मैंने बताया ना कि युवा वो युवा है जिसकी ऊर्जा सकारात्मक तरीके से लगे। तो अगर राहुल गांधी जी को कैसे या किस तरीके से देख रहे हैं आप? युवा है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। राहुल गांधी युवा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नरेंद्र मोदी जी युवा नजर आ रहे हैं आपको, और राहुल गांधी युवा नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो उनकी कार्य क्षमता है, अब जो इंसान 6 महीने 4 महीने 3 महीने छुट्टी में आराम से यूरोप की गलियों में टहल रहे हैं, और अच्छा, आपने देखा कि यूरोप की गलियों में टहल रहे हैं? तो हम तो कह रहे हैं हमने नहीं देखा। मैं तो कह रहा हूं हमने नहीं देखा, मगर वो बता तो दे 3-3 महीने जाके करते क्या है। क्योंकि क्या होता है कई बार कि एक मैसेज आता है कोई चीज, और उसी मैसेज को कई बार रिपीट किया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आपने बोला कि प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूं हम गलत मानते हैं। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी 4 घंटे सोते हैं, आपने देखा 4 घंटे सिर्फ सोते हैं? नहीं, बिल्कुल। ये समझिए मेरी बात, क्या होता है कई बार क्या होता है, कोई एक मैसेज सर्कुलेट हुआ, नहीं, क्या वो युवा का काम नहीं है कि कोई भी मैसेज आ रहा है तो उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं? मगर मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छे से सुनना भी होगा, क्योंकि देखो प्रधानमंत्री का तो जो शेड्यूल होता है ना, वो बड़ा पब्लिक डोमेन में रहता ही है। वो कई बार ऐसा होता है कि रात को 12 बजे उनकी फ्लाइट लैंड हुई है कहीं विदेश यात्रा के बाद, और सुबह वो 4 बजे से निरंतर बैठ के लेते रहते हैं। तो ये जग जाहिर है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई छुपा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री पब्लिक डोमेन में रहने वाले व्यक्ति हैं। और ये भी छुपता नहीं है कि कोई, जो आप राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं कि वो 3-3 महीने गायब रहते हैं, ये भी जनता से छिपता नहीं है, और इसीलिए लोग इस तरीके की बातें करते हैं। जहां धुआं तभी निकलेगा जब आग लगेगी, बिना आग लगे धुआं नहीं निकलता। चलिए ठीक है, अब आग लगेगी, धुआं निकलेगा, उसको लेकर के तो चर्चा करता रहूंगा। लेकिन युवा जोश क्या है? युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, आपको लगता है? बिल्कुल आना चाहिए। क्या करने के लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एक एज गैप जैसा एक टर्म आपने हमेशा सुना होगा, और ये पूरे विश्व के अंदर एक चिंता का विषय है। इसे यूनाइटेड नेशंस ने इस विषय को उठाया भी है कि क्या होता है संसद के अंदर या विधानसभाओं के अंदर जो एक जनरल एज है वो 55 एक एवरेज एज आती है कि इतने उम्र के एक एवरेज विधायक या एवरेज सांसद रहते हैं।
और युवा की जो पीड़ा है, युवा की जो दर्द है, समस्याएं हैं, उसको अब 20 साल के या 18 साल के लड़के की समस्या 55 साल का एक जो व्यक्ति है वो मुझे लगता है उतने आसानी से नहीं समझ पाएगा जितना आसानी से एक 30 साल का, 35 साल का, 40 साल का व्यक्ति समझ जाएगा, क्योंकि वो एज गैप है। रोजगार के लिए युवा सड़कों पर होते हैं। नहीं, अभी मैं उस पर भी आऊंगा, मगर इसीलिए पूरे विश्व ने इसकी चिंता भी जताई है। और क्योंकि पूरे विश्व के अंदर सिर्फ 2% नेता, 35 साल से कम नेता एक चिन्हित जो निर्वाचित होते हैं, वो सिर्फ पूरे विश्व के अंदर 2% है। और इस रेशो को बढ़ाने के लिए इस बार जो G20 का आयोजन हमारे देश के अंदर हुआ है, उसके अंदर भी इस विषय को लेके Y20 करके, यूथ 20 करके एक इनिशिएटिव हमारी सरकार ने और पूरे विश्व के अंदर काफी सारे इनिशिएटिव इस तरीके के लिए जा रहे हैं। नहीं, मैंने कहा आपसे, चूंकि आपने बहुत सही तरीके से आपने इस बात को बताया कि युवाओं के मन की बात को एक युवा प्रधानमंत्री हो, युवा मुख्यमंत्री हो या युवा नेतृत्व करने वाला कोई जनप्रतिनिधि हो, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से करता है। क्या यही रीज़न है कि अभी अगर हम इस भाजपा के शासनकाल की बात करें, पुराने अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम इस सिचुएशन की बात करें, चूंकि आप भाजपा के अभी पदाधिकारी हैं, तो भाजपा के इस शासन में युवा जो सड़कों पर है रोजगार को लेकर के, बेरोजगारी की समस्या को लेकर के, यही रीजन है क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं लोग? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये आप देख पा रहे हो, मेरे दृष्टिकोण से तो जो युवाओं के मेरे दृष्टि, ऐसा तो नहीं कि आपने चश्मा चूंकि पहन लिया भाजपा का तो आपको कांग्रेस में दोष दिखेगा। नहीं, मैं तो बीजेपी में अच्छा दिखेगा। मैं तो आपको जितनी भी बातें बोल रहा हूँ वो सब फैक्चुअल बोलूंगा, मैं कोई ऐसी काल्पनिक बातें नहीं करूंगा। फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो सारे फैक्ट्स जो है, डेटा जो है, क्या भारतीय जनता पार्टी कहीं प्लेटफॉर्म पे लेकर के आ भी रही है क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो रोजगार वाले डेटा जो है सारे गायब है वेबसाइट से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कितना परसेंट क्या डिफरेंस मैं अभी बता रहा हूं अभी आपको। आप अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से हम जितने लोगों को स्किल्ड युवा जो हम लोग बनाते हैं, वो पिछले वर्षों के अंदर, मेरे ख्याल से मैं अभी बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा तो कोट नहीं कर पाऊंगा, मगर 33% प्रति वर्ष हम लोग उन युवाओं की संख्या बढ़ा रहे हैं जो लोग प्रशिक्षित हो रहे हैं। उसी डेटा की बात करो, उसके बारे में पूरा डेटा भी अवेलेबल नहीं है। नहीं, डेटा अवेलेबल है। डेटा करने के बाद, मैं स्किल्ड करने के बाद कितने प्रतिशत लोगों को आपने पूरा डेटा अवेलेबल कराऊंगा, पूरा डेटा। सर्टिफिकेट दे देना और स्किल्ड करके उसको जॉब दे देना, आप समझिए दो अलग चीजें हैं। दिक्कत आप नहीं समझ रहे हो आप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जड़ तक जाने का प्रयास करती है कि अगर कहीं पर कोई समस्या आ रही है तो उसका निवारण कैसे होगा। अगर युवा प्रशिक्षित नहीं होगा तो उसको नौकरी मिलने में कठिनाई होती है। अगर वो प्रशिक्षित होगा कितने प्रतिशत लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, कितनों को ट्रेंड किया गया है, किस किस सेक्टर में ट्रेंड किया गया है, और उन जिनको ट्रेंड किया गया है व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ, ये भी अपने आप में सवाल है। और अभी तक ये डेटा कहीं भी अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको एक जान के हर्ष भी होगा कि उत्तराखंड के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से वैकेंसियां निकालकर, और अभी तो इंटरव्यू भी हो चुके हैं, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है, जिस तरीके से वैकेंसी निकाली जा रही है ये कभी पहले नहीं हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी जिस तेजी के साथ आज धामी जी युवाओं की चिंता कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय है। और इसमें मुझे लगता है कि आपको भी सराहना चाहिए, क्योंकि इतनी वैकेंसी आज से पहले कभी नहीं निकली है। चाहे आप फॉरेस्ट के सर्विस की देख लीजिए, प्रोविंशियल सर्विसेज की देख लीजिए, हर क्षेत्र के अंदर। देखिए ऐसा है कि अभी ये बहुत अभी अलग अलग विषय, फिर मैं पेपर लीक और फिर आ जाए युवाओं पे पेपर लीक पे तो मेरे पास इतना करारा जवाब है कि आप उस विषय को, अगर आप उस विषय को छेड़ोगे तो मेरे पास तो बोलने को बहुत कुछ। आप चूंकि इस पॉलिटिक्स बीजेपी आपने ज्वाइन की हुई है, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी क्यों, मतलब गौरव कौशिक जी ने बीजेपी ज्वाइन की है, कांग्रेस नहीं की हुई है, क्यों? उसका सबसे सटीक उत्तर तो मैं आपको दूंगा हाल ही में। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्तव्य पथ से घोषणा करी है, मेरा युवा भारत संगठन। और जो स्वतंत्र संगठन है, कितनी बड़ी बात है, पूरे देश के अंदर ये संगठन का गठन होगा और युवाओं को क्या क्या समस्या आती हैं, क्या उनकी दिक्कतें हैं, क्या टेक्नोलॉजी हम उनको देकर आगे बढ़ा सकते हैं, इस तरीके की एक बॉडी, माई यूथ करके बॉडी आपने घोषणा करी है
31 अक्टूबर को इसका गठन होने जा रहा है। तो जहां एक इस तरीके की पार्टी हो और 29 साल में मात्र, जो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के तेजस्वी सूर्या जी को, मात्र 29 साल में उनको टिकट देकर सांसद का चुनाव लड़ाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। और अगर कोई सरकार या कोई पार्टी ऐसी है, कोई पार्टी ऐसी है जो युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है, वो इस उनकी ऐसी मानसिकता नहीं है कि हम पिछले 30 साल से एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है और एक ही परिवार से बनेंगे। हमारी पार्टी ऐसी है कि युवाओं को आगे बढ़ाकर युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी। देखिए, अभी आप बात कर रहे हैं 31 अक्टूबर की आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं चूंकि आप बीजेपी में हैं, आप जिला अध्यक्ष बने, ये बात अभी की है, आपने अभी से कनेक्ट किया नहीं। 2019 में तो तेजस्वी सूर्या जी को 29 साल में टिकट मिल गया था, इस वजह से आप बीजेपी आपको पसंद है? नहीं, मैं अभी पूरी बात कर रहा हूं, मैं तो 2015 में जुड़ गया था। मैं कह रहा हूं मगर देखिए, दर्शकों को ये चीज देखिए क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई युवा पॉलिटिक्स में आता है, हर युवाओं के अपने एम्बिशंस होते हैं, इच्छाएं होती हैं, चाहत होता है। तो मैं कह रहा हूं, और पार्टी चयन करना, भाई कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी चयन कर रहा है तो पार्टी चयन करते समय भी कोई ना कोई परसेप्शन बिल्ड हो रहा होगा कि हमें इस पार्टी को ज्वाइन करना है। आप बसपा को ज्वाइन कर सकते थे, आप कांग्रेस ज्वाइन कर सकते थे, आप सपा ज्वाइन कर सकते थे, आप उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन कर सकते थे, ठीक है, आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं बहुत से ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं गौरव कौशिक जी ये बताएंगे कि मेरा मतलब आपका बीजेपी ज्वाइन करना या बीजेपी में रहना या बीजेपी के साथ खड़े होने का कारण जो सबसे मुख्य कारण है और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हर युवा का भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का मन करता है, एक और सिर्फ नॉर्मल वन एजेंडा, डेट इज राष्ट्रवाद, पेट्रियोटिज्म भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के अंदर कूट कूट के भरी है। और मेरा ऐसा कहना नहीं है कि सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता में है, बाकी देश में नहीं है, मगर क्योंकि हमारा जो एक विचार है वो राष्ट्रवाद से शुरू होता है, अपने देश के लिए मर मिटने की भावना हमारे अंदर रहती है, भाजपा के अंदर, कांग्रेस का नहीं होता। अब ये मैं कहते हुए कह रहा हूँ नहीं, उस पार्टी के अंदर नहीं होता राष्ट्रवाद, उस पार्टी की बातें सुनो ना, राष्ट्रवाद अलग है, वो तो भारत, राष्ट्रवाद तो एक ही है, वो तो भारत टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करते, तो कैसे राष्ट्रवाद है उसके अंदर? वो तो ऐसी पार्टी है ना। मगर भाजपा के अंदर राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा कार्यकर्ता के अंदर, और ये चीज हर युवा को प्रभावित करती है। क्यों? अपने देश के लिए। राष्ट्रवाद का डेफिनेशन क्या है? अपने देश के लिए प्रेम, अपने देश के लिए मर मिटने की कल्पना, अपने देश के लिए कुछ करने की कल्पना, ये राष्ट्रवाद। अच्छा, जैसे कांग्रेस के लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि जब इस देश में सुई भी नहीं बनती थी तो हमने हवाई जहाज तक बात पहुंचाई है, तो क्या कांग्रेस ने शासन के दौरान देश का विकास नहीं किया? राष्ट्रवाद नहीं होता तो क्या वो विकसित नहीं होते या विकास नहीं करते? कांग्रेस ने तो पशुओं के खाने का चारा भी नहीं छोड़ा, उन्होंने क्या हवाई जहाज बना दिया? विकास नहीं किया। अगर विकास करती तो जनता, हम और आप पढ़े होंगे, अगर विकास नहीं करती, शासन में तो हम अगर विकास करती तो जनता इतना लंबा उनको ना नकारती। मेरी बात समझिए। क्योंकि देखो जनता तो इसका अगर विकास नहीं करती, ये बात देखिए बिल्कुल लॉजिकल फैक्ट, कि अगर वो अच्छा काम कर रही होती तो इस तरीके से जनता नहीं नकारती। अगर वो लंबे समय तक राजनीति में रही है और बीजेपी को नकारी है, इसका मतलब उसने उस दौरान बहुत अच्छा काम किया। नहीं, अब मैं उस दौरान अच्छा काम किया होगा, क्योंकि नहीं, विपक्ष ही नहीं था ना, विपक्ष, क्योंकि उन्होंने इतनी कमियां उनके अंदर थी, इसलिए विपक्ष, भाजपा नहीं था, विपक्ष खड़ा हुआ। भाजपा तो कब 78 के बाद तो जनता संघ ने शुरू करा काम, तो अभी तो हम लोग, तब तक तो वो 30-35 साल जितना लूटना था लूट गए थे ना देश को। तो उन्होंने हमेशा, उनका एक ऑब्जेक्टिव था देश को किस तरीके से लूट सकते हैं, और वही उन्होंने करा। और एक बात और है, आप भी इस चीज को नकार नहीं सकते हो, हजारों करोड़ कितने, चाहे वो आपका, मैं तो कह रहा हूँ 80s से शुरू हो गए थे वो केलगी स्कैम, और एक ये स्टॉक का, जो स्टॉक मार्केट का हर्षद मेहता स्कैम, ये इतने स्कैम्स तो तब से चालू हो गए थे। सोचने वाली बात है, 2G स्पेक्ट्रम जैसी बातों को लेकर के आने वाले, कोयला घोटाला को लेकर के बात लेकर के बीजेपी आई, काले धन को लेकर के बीजेपी आई, लेकिन बीजेपी ने आज तक किसी भी व्यक्ति को इस मद में जेल में नहीं डाला।
काला धन जो स्विस बैंक की बात कर रही थी बीजेपी, किसी भी खाते से वो काला धन भारत नहीं लेकर आई। मैं तो ये मानता हूं कि अगर पूरा देश में विपक्ष बौखलाया हुआ है तो इसी कारण से, क्योंकि एनफोर्समेंट क्या है, मैं कह रहा हूं सर, अभी दूसरे पर्सपेक्टिव मैं कह रहा हूं, क्या मैं बता रहा हूं, अगर आप 2G स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, आप कोयला घोटाले की बात करते हैं, आप बहुत सारे स्कैम की आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं इन सारे स्कैम में क्या बीजेपी ने किसी व्यक्ति को जेल में डाला? क्या 2G स्पेक्ट्रम में किसी को जेल में डाला? सिर्फ बीजेपी ही है बीजेपी ही है जिसके अंदर इतने कठोर निर्णय लेने की क्षमता है। इसीलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जितने अधिकारी हैं, कहां है सर, जितने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी हैं वो घर घर जाके चिन्हित करके ऐसे लोगों को जेल भेजने का काम भी कर रहे हैं। और साथ में ये तो वो अपोजिशन के लोगों को इस वक्त जो सत्ता में है उनको लेकर के तो सारी बातें हो रही हैं, और लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो स्विस बैंक में पैसा जमा है वो वापस क्यों नहीं आया इस देश में? उस प्रक्रिया में भी मुझे ऐसा लगता है कि पक्का आपको जब कभी हम अगली बार बैठेंगे तो खुशखबरी आपको मिलेगी। ना किसी को जेल हुई, ना ही पैसा वापस आया इस देश में। ऐसा नहीं है। सब कितने रुपए आ गए सर? स्विस बैंक का कितना पैसा आ गया आप बता दीजिए, वो डेटा दे दीजिए मुझे। देखो कुछ ऐसा भी है कि ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर चीजें बदल जाती हैं। 10 साल हो गए ना, 10 साल है, क्या पता उसमें समय ज्यादा लग रहा हो, क्या पता उसमें समय लग रहा होगा। तो मतलब बीजेपी जब कांग्रेस भी जब समय ले रही होगी तो अपने तरीके से समय ले रही होगी, हो सकता है वो लूटने में समय ले रही थी। क्या पता स्विस बैंक में पैसा बढ़ गया हो, इसकी जानकारी तो आप अगर लाके देंगे तब बात करेंगे। चलिए, अभी ऐसी कोई जानकारी। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने राष्ट्रवाद की बात की थी, चूंकि राष्ट्रवाद में कहीं ना कहीं क्या हिंदू मुसलमान भी है? नहीं ऐसा नहीं, तो भी है। मैं यही बोल रहा हूं, क्या युवा जो है बीजेपी से जुड़ रहा है, युवा जो बीजेपी से जुड़ रहा है तो क्या उसके अंदर हिंदुत्व वाला जो सेगमेंट्स है जिसको लेकर के ये बीजेपी कांग्रेस कहीं ना कहीं डिस्कशन कर रहे होते हैं कि एक पार्टी से सपोर्ट कर रही है, एक पार्टी से सपोर्ट कर रही है, जो सारा डिस्कशन हो रहा होता है। नहीं, ये बात तो आप बोल रहे हो, आप जो है मतलब ये वजह भी है। नहीं, मैं यही तो कर रहा हूँ, ये बात तो आप बोल रहे हो, किसी बीजेपी के नेता ने थोड़ी बोला। हम तो मैं आपको बताऊं, और देखो सुनो, और सुनो, बीजेपी के नेता हिंदुत्व की बात नहीं करते। नहीं तो क्यों नहीं करनी चाहिए? हिंदुत्व की बात नहीं तो क्यों नहीं करनी चाहिए? मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, आपने कहा कि मैं ही कर रहा हूँ। मगर मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर हम हिंदू हैं तो हिंदुत्व की बातें क्यों नहीं कर रहे? और हर हिंदू को करनी चाहिए, उसमें भाजपा और कांग्रेस क्या, हर हिंदू को हिंदुत्व की बातें करनी चाहिए, सनातन धर्म की बातें करनी चाहिए। इसी के लिए, और मैं एक बात बताऊं, पूरे विश्व के अंदर अगर भारत की अलग पहचान है तो वो हमारे हिंदुत्व की वजह से और सनातन धर्म की वजह से है। हर तरीके से। जब लोग पहले मजाक उड़ाते थे कि ये गाय को माता मानते हैं, आज उन्हें पता चल गया है कि गाय के कितने फायदे हैं। आदि मेडिसिन वो गौमूत्र के थ्रू ही बना रहे हैं। तो अब उन्हें सही लग गया कि हाँ, भारतीय संस्कृति बिल्कुल बहुत पहले से जानती थी कि क्या क्या फायदा और किस तरीके से उनकी संस्कृति कहाँ किस दिशा में चलती है। हाउस नहीं खुल रहे इस वक्त? नहीं, तो बीजेपी शासन में स्लॉटर हाउस नहीं खुले। आपने देख ही लिया पूरे उत्तराखंड के अंदर किस तरीके से सारे बंद कर दिए सारी चीजें। मंगलौर पे भी कितनी कड़ी कार्रवाई हुई है वो आपको सब पता है। शासन में शुरू हो रहा था। अगर जिस तरीके से अनरेगुलेटेड तरीके से वो सब जितनी चीजें चल रही थी, उनको अगर ताला लगाने का काम करा तो वो भी भाजपा की सरकार ने ही काम करा। अच्छा बताइए, युवाओं को, जैसे युवा जब राजनीति में आता है, जैसे आप आए हैं, तो आपका एक मकसद और भी होगा। एक तो पार्टी पर्सपेक्टिव मैंने जान लिया, मकसद होगा कि हाँ मुझे ये बनना है, ये करना है। नहीं देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि जब कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स मतलब पार्टी ज्वाइन करता है तो उसके पीछे एक और रीजन होता है, यार ये वाली पार्टी है जो भी ठीक है, इस पार्टी में जाऊंगा तो थोड़ा सा देखिए मैं आपको इसका बेनिफिट जल्दी मिल जाएगा, इसका मगर इसका पद जल्दी मिल जाएगा, चुनाव जल्दी लड़ लूंगा, ऐसा देखो अगर ये हवा अच्छी चल रही है तो यहाँ ज्वाइन कर लो, ऐसा भी होता है। ये सोच के अगर आता तो मैं आपको एक बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल गोल्डन पीरियड है। सब आपने तो देखा कि हर इस समुद्र के अंदर हर कोई आना चाह रहा है, जितनी आसपास की नदियां। तो अगर ये सोच के आना था कि जल्दी पद मिल जाएगा, तो फिर तो कोई ऐसी पार्टी में जाएगा ना जहाँ खाली स्थान हो। उस पार्टी में क्यों आएगा जहाँ पर बहुत भीड़ हो। मगर मुझे अपने ऊपर विश्वास था, अपनी क्षमताओं पर विश्वास था कि बढ़ने का अवसर मेरे अंदर क्षमताएं होंगी तो मिलेगा। और पार्टी ने अच्छा सम्मान भी दे रखा है। जिलाध्यक्ष के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उनको मेरी क्षमताओं पर विश्वास होगा। इसका मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ। और साथ ही एक और चीज़ है, मैं ये मानता हूँ कि पार्टी के अंदर अगर आप पूर्ण निष्ठा से, क्योंकि वो निष्ठा आपकी दिखी जाती है, और पार्टी के हमारा ऐसा विचार है कि पार्टी पहले और हम बाद में है, और ऐसा ही मेरा भी विचार है। और जो आप कह रहे थे कि क्या आप बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, मैं आपको एक बिल्कुल सटीक उत्तर दूं। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है
कि जो बहुत ज़्यादा ऐसा प्लानिंग करके चलता है ना कि मुझे विधायक बनना है, मुझे सांसद बनना है, मुझे इसका चुनाव लड़ना है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी फेलियर की तरफ बढ़ता है। वो शेख चिल्ली वाले सपने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है पूरा मस्ती के साथ जो आपका कार्य है उसको करते चलो। अब हमारा काम, मैं जिलाध्यक्ष बनाऊं तो मुझे अवसर मिलता है बहुत से लोगों की समस्याओं को निस्तारण करने का। बड़े छोटे छोटे काम होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, तो मुझे अवसर मिलता है, तो बड़ा आनंद आता है मुझे उनकी समस्या। आपका एक विजन तो होगा कि मैं बताता हूँ, मुझे उनकी समस्या सुलझाने में बड़ा आनंद आता है। और उस आनंद के साथ मैं अपना जीवन आगे बढ़ाता रहूंगा और जहां किस्मत ले जाएगी वहां जाऊंगा। ऐसा मेरा कोई एक फिक्स प्लेटफॉर्म नहीं है, फिक्स प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ चलिए, तो मैं कह रहा हूँ जैसे एक विजन होता है, हर किसी का एक विजन होता है कि हाँ मुझे इस पद पर आना। चलो, आप पद वाला पर्सपेक्टिव आपको मैं छोड़ देता हूँ। हाँ, लेकिन एक होगा ना सोसाइटी के लिए मुझे ये करना है। हाँ भाई, युवा नेता और होता है, मतलब युवा नेता लिखवाते हैं, नेम प्लेट के आगे भी लिखा रहता है। आपकी बात नहीं, कई लोग का लिखते हैं, कई लोग हैं जो लिखवा कर घूमते हैं, उन्हें अच्छा भी लगता है। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक विजन होता है कि मुझे सोसाइटी में ये परिवर्तन लेके आना है, समाज में ये चीज बुराई है, मेरा इसको ठीक करना है। ये मैंने तो कभी आज तक शेयर नहीं करा। मैं बिल्कुल व्यक्तिगत चीज जानना चाह रहा हूँ कि वो थॉट, वो चीज जिससे लोगों को लगे कि गौरव कौशिक जी ये चाहते हैं और इस वजह से हम उनके साथ जुड़ सकें। मेरा हमेशा ना दो चीज को लेके, ये मैंने कभी आज तक शेयर नहीं करा, मगर दो चीजों को लेके मेरा विजन रहता है कि अगर मैं कभी अच्छी जगह पहुंचूंगा तो उसमें परिवर्तन लाने का कार्य करूंगा। सबसे पहले तो स्पोर्ट्स मैं अभी मोटा हो गया हूँ, मगर आपको स्पोर्ट्स करने की आवश्यकता है। नहीं, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं कॉलेज टाइम में था या मैं अपने स्कूल टाइम में था, तो बड़ा जो मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट था, वो आज भी जो मुझे याद रहता है वो स्पोर्ट्स ही रहता है। आपके अंदर टीम स्पिरिट आती है, आपके अंदर फिजिकली आप बड़े फिट महसूस करते हो, आपके अंदर फ्रेंडशिप बॉन्डिंग आती है स्पोर्ट्स के माध्यम से, और अनेकों फायदे हैं। तो और जहाँ पर भी मुझे ऐसा अवसर प्राप्त होता है ना कि स्पोर्ट्स के मेरे को कुछ युवा मिलते हैं कि भैया हमारी ये मदद कर दो, ये कर दो, मेरे से जितनी हो सकती है मैं उनकी उतनी करता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा लगाव है। और अगर मैं कहीं अच्छी जगह पहुंचूंगा तो मैं स्पोर्ट्स को इस देश के अंदर बढ़ाने के लिए जो मेरे से प्रयास हो सकेगा मैं करूंगा, चाहे वो सरकार के माध्यम से हो, व्यक्तिगत माध्यम से हो, सारे प्रयास करूंगा। और दूसरा एजुकेशन, क्योंकि समाज के अंदर अगर परिवर्तन लाना, सकारात्मक परिवर्तन लाना है, तो एकमात्र मैं उसका सबसे बड़ा हथियार समझता हूँ, क्योंकि अब समय तलवार का नहीं है, अब समय पेन का है, कलम का है। और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो पूरे समाज को बड़ी, आप अगर 1000 लोग हैं, 2000, लाखों लोग हैं, अगर आपको उनको परिवर्तन करना है ना, तो मुझे लगता है एकमात्र सूत्र है और वो है एजुकेशन। एजुकेशन बड़ा परिवर्तन लाती है। एजुकेशन में अच्छा है पॉइंट आपका। मैं कह रहा हूँ एजुकेशन में किस टाइप के परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं? नहीं, मैं मानता हूँ कि जैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम है और जैसे हमारी एनईपी आई भी है ना, वो ज्यादा प्रैक्टिकलिटी की और ज्यादा थ्योरेटिकल कम करके प्रैक्टिकलिटी की ओर बढ़ती है। आपने क्या गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को स्टडी किया है? नहीं, मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं किया, मगर हाँ जानकारी तो है। तो आपको लगता है कि जो सिस्टम या जो तौर तरीका वो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था, क्या वो चीज हम लॉन्च करें या वो चीज हम लेकर के आए? नहीं, देखिए, जैसे मैंने जितना एनईपी को पढ़ा है, एनईपी के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि वो प्रैक्टिकलिटी को, स्किल्स को बहुत ज़्यादा फोकस करती है। वो अब हमारे टाइम पे ज़्यादा क्या था, हमारे टाइम पे थ्योरेटिकल और डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा थी। हमारे टाइम पे प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि अगर हम वर्कशॉप के अंदर जा भी रहे हैं तो वहाँ पर जो एक सच्चाई है वो ये थी कि औपचारिकताएँ करी और हो गया काम। मगर आने वाला समय जो मैं मानता हूँ कि वो प्रैक्टिकलिटी का ज़्यादा है और वो उसी तरफ हमारी एजुकेशन जा भी रही है। एजुकेशन से मैंने कई लोगों को, क्योंकि जितनी बार भी चुनाव आते हैं ना, जितनी बार भी, और उसमें मैं सबका हाथ मानता हूँ, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो जातियों की बातें होने लग जाती हैं, समीकरण, ये सब बातें होने लग जाती हैं, तो समाज के अंदर डिफरेंसेस पैदा होते हैं और उसमें मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता हूँ। वो क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि ऐसा होना ही होता है। मगर एक एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो हमें बाइंड करती है। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो समाज को एकजुट रखती है। जब क्रिकेट टीम में जीतते हैं तो सब एक दूसरे को बड़े आत्मीयता के साथ गले लगाते हैं। उस समय सब भूल जाते हैं कौन क्या, धर्म क्या, सब एक परे हो जाता है। तो कहने का मतलब है ये स्पोर्ट्स और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, और जो भी चीज़ समाज को जोड़ेगी उसके लिए गौरव कौशिक तत्पर रहेगा। चलिए, मैं कह रहा हूँ कि जो पॉलिटिक्स है
पॉलिटिक्स में किसी भी युवा को कब आना चाहिए? नहीं, मैं तो मानता हूं कि अगर उसके अंदर क्षमता है, नहीं मतलब वो कैसे, वो पैरामीटर क्या हो? कोई पैरामीटर नहीं है साहब। नहीं होगा आजकल जैसे- तो जैसे सुनो, सुनो, नहीं मैं सुनो, क्यों सुनो, कह रहा हूँ, या क्यों तो कह रहा हूँ? मतलब ये चीज इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, देखो पढ़ लिख करके आना चाहिए, बिना पढ़े लिखे आना चाहिए, पैसा कमा के आना चाहिए, समझना, या पैसा कमाने के लिए आना चाहिए? नहीं तो वो अब तो, ये मैं तो चारों बिल्कुल- सवाल कर रहा हूँ कि पैसा कमा लिया तब आ जाओ पॉलिटिक्स में, या एक काम करो, घर के सारे पैसे ला करके पॉलिटिक्स में लगा दो, या आ जाओ सड़क पे उतर जाओ, फिर बाद में देख लेंगे जो होगा सो होगा। देखिए, मैं कब आना चाहिए, मतलब मैं ये फिक्स मानता टाइम, हूँ मतलब कि आपका परसेप्शन। जिसके अंदर नेतृत्व क्षमता है ना, एक तो ऐसी मानसिकता आजकल दिखता है कि जिसपे गाड़ी घोड़ा है या जिसपे पैसा है, तो वो ही सिर्फ नेतागिरी कर सकता है। अगर ऐसा होता तो आज देश का प्रधानमंत्री अंबानी होता। मेरी बात समझना, पैसे का महत्व अगर राजनीति के अंदर इतना होता तो फिर अंबानी इस देश को चला जाता। अंबानी जी को इस बात का पता अच्छे से कि वो बिजनेस ही करेंगे वो। हाँ, मैं अभी तभी बोल रहा हूँ, उनके हाथ में ऑलरेडी पॉलिटिकल लोग हैं, तो क्यों जबरदस्ती पॉलिटिक्स में आएंगे? वो विषय अलग है। मगर मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, पैसा आपको एक थोड़े अंतराल के लिए सहायता दे सकता है, मगर अगर आपके अंदर नेतृत्व क्षमताएं नहीं है, लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, तो समाज आपको एक्सेप्ट करने वाला है ही नहीं। और रही बात आपने आयु की, तो आजकल तो परसों में देख रहा था 8 साल की बिटिया ने पूरा कोड लिख दिया, एक ऐप ही बना दी। तो कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं है। किसी व्यक्ति को जब लगे कि मेरे अंदर नेतृत्व क्षमता है, उसको आगे बढ़ के आना चाहिए। पहले क्या होता था ना कि पहले लोग, गांव समाज के लोग बोला करते थे कि बेटा जा तू राजनीति में जा, तेरे अंदर नेतृत्व क्षमता है, ऐसा होता था। आजकल युवा नेता खुद कहते हैं कि मेरे अंदर नेतृत्व क्षमता है, मुझे चुनो। दोनों में काफी अंतर आ गया पहले और अब में। नहीं, मगर राजनीति में मैं मानता हूं कि आपको चुनाव हो गया या कुछ भी हो गया, नहीं पहले मतलब गांव समाज खुद कहता था कि तुम लीडर हमारे बनो। यही तरीका नहीं, आज भी यही है। और अब जो है जबरदस्ती ये बताया जाता है कि मुझे चुनो। नहीं, तरीका मैं ये मानता हूं कि कोई भी शहर है, गांव है, समाज है, जब वो आपको नेता मानने लग जाए ना, तब आप नेता। अगर आप खुद नेता अपने आप को बोल रहे हो तो आप नील बटे सन्नाटा हो। सिर्फ एक ही तरीका है नेता बनने का, जब समाज आपको नेता मानने लगता है। चूंकि आपने कहा कि पैसा मैटर नहीं करता, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता है वो मैटर करता है पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिक्स को हम एज अ प्रोफेशन देखें या सिर्फ सेवा देखें, क्या करें? नहीं, मैं तो कह रहा हूं दोनों प्रोफेशन है, या सर मैं कह रहा हूं पॉलिटिक्स जो है, मतलब आप समझिए इस चीज को, राजनीति सेवा है या व्यवसाय है? नहीं, देखो बिजनेस तो नहीं बोल सकते आपने दो अभी प्रोफेशनल एज अ प्रोफेशन लेना, मगर क्यों नहीं ले सकते? व्यवसायिक तौर पर ले उसे कि ना ले? नहीं, व्यवसाय बिजनेस हो गया, व्यवसाय ना ले, प्रोफेशन ले। प्रोफेशन का मतलब क्या है सर? प्रोफेशन का मतलब यही तो हो गया कि भाई नहीं, बिजनेस एंड प्रोफेशन व्यवसायिक तौर पर। प्रोफेशन का मतलब क्या हो गया? प्रोफेशन मतलब मुझे मन है कि लोग पढ़ते हैं इसके लिए। प्रोफेशन का मतलब क्या हो गया? मैं वही कह रहा हूँ कि मैं पॉलिटिक्स को अपना जीना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, पूरे जीवन वही करना चाहता हूँ। जीवन यापन कैसे करेगा युवा? नहीं तो निरंतर है। अब कई बार क्या होता है कि ऐसे पदों पर वो मनोनीत हो जाए, या फिर वो विधायक बन जाए, या वो तो पद पर जैसे कोई पद मिलता है तो क्या पद के साथ पार्टियां पैसा भी देती हैं? नहीं, पद वो वाला पद नहीं, मैं सरकार के अंदर में नहीं, मैं पार्टियों की बात कर रहा हूँ। एक अच्छा सवाल आया मेरे मन में, और मैं समझता हूँ कई लोग इस चीज को लेकर के सोचते भी होंगे नहीं, भाई किसी को पद मिल गया तो पैसा हरा होगा। तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता? नहीं, पार्टी कोई पैसा नहीं देती है। हाँ, मगर जब कोई बड़ा कार्यक्रम आता है और उसके लिए अगर कुछ संसाधनों की कमी पड़ती है, तो हम लोग अपने हेड ऑफिस को बताते हैं, और वहां से अगर पूरा एक कार्यक्रम ऊपर से चैनल आ रखा होगा कि पार्टी पे जो डोनेशन आता है, उस डोनेशन से इस कार्यक्रम के अंदर जाना है, अगर निर्णय संगठन लेता है तो उस तरीके से कार्य होता है। मगर वो सारी पार्टियां एक तरीके से काम करती हैं। ऐसा कोई, मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए, मगर ये कोई ऐसा सैलरी बेस्ड काम नहीं है। करेक्ट, मैं कह रहा हूँ मेरे जो भी सवाल हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बीजेपी को लेकर के सवाल कर रहा हूँ। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि भाई ठीक है, अलग पार्टियां यही काम करती है। कई बार लोग, ये आम लोग हैं, जनता यही सोचती है कई बार कि हो सकता है कुछ फायदा हो रहा हो। होता ना, थॉट प्रोसेस है भाई। कोई गाड़ी घोड़ा वाली बात, आपने गाड़ी घोड़ा लेकर चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। तो मेरा जो सवाल है, व्यवसाय और सेवा में, या एज अ प्रोफेशन या एज अ सर्विस। अब देखिए, अगर कोई बच्चा, अगर कोई जो है लड़का राजनीति में आ रहा है, तो वो उसको एज अ प्रोफेशन अपनाए
जिससे उसका जीवन यापन भी हो सके। भाई जाहिर सी बात है ना। और या तो उसको सिर्फ सेवा के माध्यम से है, अब सेवा जो है देखिए, मैं इसमें एक बिल्कुल या तो अपने आप में complete एक रहे, ग्राउंड तब से- रियलिटी बता दूं। बताइए। देखो, जिसके अंदर नेतृत्व क्षमता है ना, वो अपना सारा, क्योंकि नेतृत्व क्षमता सिर्फ यही लीडरशिप क्वालिटी नहीं है कि लोग आपको नेता मानने लग जाए। आप नेता हैं तो आपके अंदर सारी क्षमताएं आनी चाहिए। आपको ये भी आना चाहिए कि आपका परिवार की रोजी रोटी कहाँ से चलेगी। आपको ये भी आना चाहिए कि मेरे को 10 दिन में मेरे को यहाँ जाना है तो मैं किसके साथ जाऊँगा। अब ये तो उसकी नेता उसकी क्षमताओं पे है ना। अगर उसको दिल्ली जाना है और उसके कहने पर 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं तो फिर ये उसकी क्षमता है। अगर उसको खाना खाना है और उसके पास ऐसे लोग हैं कि जिनके घर वो जाके भोजन कर सकता है तो ये उसकी क्षमता है। अगर उसको पैसा चाहिए और वो किसी विधायक का, सांसद का, किसी का खास और उसको बोले कि मेरे को 10 लाख का काम दो, टेंडर कराओ, मैं अच्छा काम करके दूंगा, और वहां से वो कमाता है, उसकी घर की रोजी रोटी चलती है, तो क्या बुरा है। हाँ वो ठीक है, ये उसकी नेतृत्व क्षमताएं हैं। वो हाँ, लेकिन वो उसको प्रोफेशन एज अपना सकता है, फिर बिल्कुल अपना सकता है, क्यों नहीं अपना, सब स्वतंत्र है। सब स्वतंत्र है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स में हमने बहुत सारी बातें की। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स को किस तरीके से ले सकते हैं, और सबके अपने अपने थॉट हैं। गौरव कौशिक जी ने जो बातें बताई हैं कि हम किस तरीके से राजनीति को ले सकते हैं, मकसद क्या हो सकता है, इनका खुद का क्या मकसद है, बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे की वजह क्या है, या बीजेपी क्यों बेहतर है, बहुत सारे विषयों को लेकर के हमने चर्चा किया। आपको क्या लगता है जो सारी बातें इन्होंने कही हैं, उससे लेकर के आप कितना संतुष्ट हैं, या जो कुछ भी आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। आपने जो समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क।